हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम इंटरनल कंबशन इंजन्स के अंदर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है ये हमारे आरएचओ के सिलेबस के अंदर का काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सो शुरू करते हैं फ्यूल्स एंड फ्यूल सिस्टम को पढ़ना। ये जो पर्टिकुलर सेशन है वैसे तो ये एक अकेले क्लास में पूरा कर पाना संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से जितना हो पाएगा कोशिश करूंगी कि आज के इस क्लास में मैं इस टॉपिक को आप सभी के साथ पूरा डिस्कस करके दूं। देखो, फ्यूल एंड फ्यूल सिस्टम्स को शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज जो तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए वो ये कि इंजन्स का सही मायने में काम क्या होता है। इंटरनल कंबशन, एक्सटर्नल कंबशन वो तो दूर की बात है, पहले तो तुम ये जानो कि इंजन्स का काम क्या होता है। तो चलिए बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं कि इंजन्स आखिर क्या कार्य करते हैं। तो देखो, अगर कहीं पर भी पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंजन, इंजन का कार्य क्या है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में सबसे पहले तो जान लो कि इंजन किसी तरह का डिवाइस होता है। डिवाइस आप चाहें तो इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंजन्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं बेटा जिसमें कि थर्मल एनर्जी को, थर्मल एनर्जी जिसको आप चाहे तो हीट एनर्जी भी बोल सकते हो, थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक दूसरे रूप ऑफ एनर्जी में जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इंजन्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि थर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी को किसमें परिवर्तित कर देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। आप देखोगे पिछले बार 2017 के भी सवालों को इंजीनियरिंग के, तो आपको ऐसे सवाल देखने को मिल जाएंगे कि बताइए ये वाला इक्विपमेंट किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसमें चेंज करता है। जैसे अक्सर ऐसा सवाल आपको सोलार सेल से भी देखने को मिलेगा। जब मैं आपके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वाले सेक्शन में आऊंगी तो वहां पर मैं डिस्कस करके देती भी हूं। अक्सर विंडमिल से भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल क्योंकि हमारे आज का टॉपिक है फ्यूल एंड फ्यूल सिस्टम्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, तो हम इंजन के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई एम श्योर आप सभी को ये चीज समझ में आ गई है कि इंजन्स ऐसे डिवाइसेस हैं जो थर्मल एनर्जी को बेटा किसमें चेंज कर देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। सवाल ये उठता है कि ये जो इंजन्स कार्य कर रहे हैं थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करने का, ये थर्मल एनर्जी कहां से आएगा इंजन के पास। सो लिख लीजिएगा कि थर्मल एनर्जी कहां से आएगा इंजन्स के पास। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये जो थर्मल एनर्जी हमारे पास इंजन्स में आएगा वो आएगा बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल। जी हां, ईंधन को जला करके हम इंजन्स को क्या प्रदान करेंगे, थर्मल एनर्जी, और फिर ये इंजन्स जो हैं वो थर्मल एनर्जी को फाइनली किस में चेंज कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये आप छोटा सा मान लो इंट्रोडक्शन कि हम क्यों पढ़ते हैं फ्यूल एंड फ्यूल सिस्टम्स, हमारे दिमाग में ये भी क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे इसके बाद और नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक लिख लेंगे आप सभी बच्चे, दैट इज फ्यूल का क्लासिफिकेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी फ्यूल का क्लासिफिकेशन। ये जो ईंधन हम दे रहे हैं जिसको जला करके हम इंजन को थर्मल एनर्जी प्रदान करेंगे, फाइनली इसके कितने कितने क्लासेस होते हैं ये भी जानना जरूरी है, और यहां से भी पेपर में अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो देखो सिंपल सा क्लासिफिकेशन है बेटा, ईंधनों को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो जाएगा सॉलिड फ्यूल, और क्या हो जाएगा भैया, लिक्विड फ्यूल, जिसकी सबसे ज्यादा हम बात करेंगे पूरे इंटरनल कंबशन इंजन में। और इसके अलावा बेटा हमारे पास गैसियस फ्यूल्स भी होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि इन तीनों टाइप के फ्यूल में से सबसे कॉमनली यूज होने वाला फ्यूल इंटरनल कंबशन इंजन्स में लिक्विड फ्यूल ही होता है। आप जब आगे भी बढ़ोगे इंजन चैप्टर में तो आप देखोगे कि पूरे टाइम हम लिक्विड फ्यूल्स पर ही ज्यादा आधारित होते हैं। लेकिन सवालों का ऐसा है कि अगर सवालों में आपको क्वेश्चन पूछने पे आए सामने वाला बंदा तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपके दिमाग में फ्यूल का क्लासिफिकेशन क्लियर होना चाहिए। देखो सॉलिड फ्यूल के एक एग्जांपल्स मैं आपको लिखवा देती हूँ यहाँ पर, और ये मेरे हिसाब से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है बेटा। जस्ट राइट डाउन चारकोल। आपके दिमाग में ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि चारकोल किस टाइप का फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल होता है। इसी तरह से हम आ जाते हैं बेटा लिक्विड फ्यूल में। अब लिक्विड फ्यूल को मैं 2 कैटेगरीज में बांटूंगी। सबसे पहला है क्रूड ऑयल, जो कि कच्चा है, जो अनप्रोसेस्ड है, और इसका जस्ट उल्टा होता है बेटा रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का मतलब जिसकी प्रोसेसिंग हो रखी है। सो लिक्विड फ्यूल्स को भी हमने 2 कैटेगरीज में बांटा।
अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद लिखेंगे रिफाइंड ऑयल में भी हम कौन कौन से ईंधनों की बात करते हैं। चलिए जल्दी से इनके भी एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है बेटा इसमें पेट्रोल, इसके अलावा इसमें आ जाएगा डीजल, और लास्ट में इसमें हमारे अंदर इंक्लूड क्या होता है बेटा, केरोसिन। सो पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन, ये तीनों के तीनों रिफाइंड ऑयल के एग्जाम्पल्स हैं। और आप थ्रू आउट, आप किसी भी बुक को पलट करके देखोगे, आपको ज्यादातर जगहों पर इंटरनल कंबशन इंजन में इन्हीं तीनों लिक्विड फ्यूल के यूज को दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं गैसियस फ्यूल की तरफ। सो गैसियस फ्यूल में भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सीएनजी, जानते हैं आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। और कौन सा है बेटा, तो एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और कौन सा है, तो कुछ नाम आप सभी के लिए बड़े नए होंगे, जैसे कि वाटर गैस। कभी कभार पेपर में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये जो वाटर गैस है ये क्या है भैया, तो ध्यान रखना कि वाटर गैस बेसिकली मिक्सचर होता है, ये एक मिश्रण है। किन किन गैसेस का मिक्सचर है बेटा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। और कौन से गैसियस फ्यूल की हम यहां पर बात कर सकते हैं, तो चौथा एक और एग्जाम्पल लिख लेना, जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। जैसे वाटर गैस भी गैसेस का मिश्रण होता है, ठीक उसी तरह से प्रोड्यूसर गैस भी गैसेस का मिश्रण है। कौन कौन से गैसेस का मिश्रण होता है, तो CO एंड नाइट्रोजन। मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा मेहनत करके अपने हैंड रिटन नोट्स पर ज्यादा भरोसा करो। ये जो हर कोई पीडीएफ नोट्स का गाना गाता है, पीडीएफ नोट से ज्यादा बेहतर होगा कि आप उस पीडीएफ नोट्स को भी अपने हैंड रिटन नोट्स में चेंज कीजिए। ये जो मेहनत में कमी लाते हो ना, कि हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्टली पीडीएफ से पढ़ लेंगे, हम डायरेक्टली किताबों से पढ़ लेंगे, यही कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स को ना समझा पाने का कारण बनता है, ध्यान रखिएगा। सो मेक योर हैंड रिटन नोट्स, ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेगा। सो ये हो गया हमारा फ्यूल का क्लासिफिकेशन। अब आगे बढ़ेंगे बेटा, और इसके बाद हम पढ़ लेंगे एक और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है कंपोजिशन ऑफ फ्यूल। भाई ये जो हम इतने सारे ईंधनों की बात कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो गया, चाहे वो डीजल हो गया, चाहे वो केरोसिन हो गया, ये सारे के सारे किस चीज के बने हुए होते हैं, मुख्यतः ये तीनों के तीनों लिक्विड फ्यूल्स किन चीजों के बने हुए होते हैं, इसी को हम कह देते हैं बेटा कंपोजिशन ऑफ फ्यूल। तो आप किसी भी बुक को पलट करके देखो, किसी भी जगह पर अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जितने भी लिक्विड फ्यूल्स हैं उसमें किसी भी हालत में ये दोनों एलिमेंट्स तो पक्के से प्रेजेंट होंगे, एक है हाइड्रोजन, एक है कार्बन। दैट इज वाई, क्योंकि हमारे सारे फ्यूल्स में हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम अपने सारे फ्यूल्स को हाइड्रोकार्बन फ्यूल भी कह देंगे। सही तो है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, तो हाइड्रोकार्बन फ्यूल कहेंगे। इसके अलावा बेटा एक चीज और याद रखिएगा कि ये हाइड्रोजन और कार्बन ही होता है जिसकी वजह से हमारे फ्यूल्स में कंबस्टिबिलिटी आती है, जलने की क्षमता आती है। याद रखना भाई, ईंधन को जलाओगे तब तो वो थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसलिए कभी कभार ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि बताइए ईंधन का वो कौन कौन सा एलिमेंट है जो कंबस्टिबल एलिमेंट है। कंबस्टिबल एलिमेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो ज्वलनशील हो, जिसमें कंबशन हो सके, उसे हम कह देते हैं कंबस्टिबल एलिमेंट। आगे इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़िएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वेरियस लिक्विड फ्यूल। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही जब क्लासिफिकेशन पढ़ा रही थी तो मैंने एक चीज बताई थी कि बेटा हमारा मेन टारगेट लिक्विड फ्यूल्स ही होते हैं, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। तो क्योंकि मैंने बताया कि ये सारे फ्यूल्स हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब इनमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, तो आपको कम से कम इन सारे लिक्विड फ्यूल्स में प्रेजेंट कार्बन की संख्या याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर का कोई भरोसा नहीं होता है, कंपटीशन टॉप नॉच है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल भी आपको कंपटीशन में बनाए रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जल्दी से बेटा हम लोग क्या कर लेंगे, तीनों के तीनों लिक्विड फ्यूल्स में प्रेजेंट कार्बन की संख्या लिख लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पेट्रोल, इसके बाद लिख लेते हैं दूसरा लिक्विड फ्यूल जो कि है डीजल, और लास्ट में लिख लेंगे बेटा केरोसिन। और जल्दी से
इन सभी में प्रेजेंट कार्बन एटम्स की संख्या नोट डाउन कर लेते हैं। 5 से लेकर के 11 कार्बन तक प्रेजेंट हो सकता है पेट्रोल में। इसी तरह से डीजल में 13 से लेकर के 20 कार्बन, और केरोसिन की अगर मैं बात करूं तो 13 से लेकर के 18 कार्बन। इसको भी याद करके खत्म कर लो प्लीज। साथ ही साथ यहां पर मुझे एक और इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के साथ डिस्कस करनी है, वो ये कि ये जो केरोसिन होता है बेटा, इसको 2 और नामों से भी जाना जाता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पर बहुत ध्यान बनाए रखना। केरोसिन को हम पैराफिन ऑयल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पैराफिन ऑयल। और साथ ही साथ केरोसिन को एक और नाम से भी जाना जाता है, एंड दैट इज लैंप ऑयल। सो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया फ्यूल के क्लासिफिकेशन का, फ्यूल के कंपोजिशन का। हमें क्यों फ्यूल देना पड़ता है इंजन को, हमने ये भी समझ लिया, क्योंकि फ्यूल जलेगा तभी तो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, फिर इंजन जो है वो थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करेंगे। अब आगे का जो टॉपिक है ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप सभी को पहले से ही बता देती हूं, एंड दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल। आप जो ईंधन को चूज कर रहे हो जलाने के लिए ताकि वो जल करके हमारे इंजन को थर्मल एनर्जी प्रदान कर सके, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वैसे तो ये 12 से 13 प्रॉपर्टीज मिलकर के किसी फ्यूल को परफेक्ट बनाता है, जिसमें से मैं आज के इस YouTube सेशन पर आप सभी के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रही हूं, जिसको हम कह देते हैं बेटा कैलोरीफिक वैल्यू। क्या कह देते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने हमेशा कहा है कि चाहे बायोगैस हो, चाहे आप इंजन्स पढ़ रहे हैं, हर जगह पर, हर ईंधन में कैलोरीफिक वैल्यू नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, ध्यान रखना। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, इसको सिंपल शब्दों में मैं समझा देती हूं। किसी भी चीज को आप जलाओगे ना, जलने के बाद वो कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और ये जो शब्द है ये केवल पेट्रोल, डीजल या केरोसिन में इंसान यूज नहीं करता। अरे तुम आए दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हो, तुम्हारी बॉडी में वो चीज जाती है, रेस्पिरेशन के दौरान वो भी जलता है, जलने के बाद वो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसे भी तुम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हो। एक सिंपल सा चिप्स का पैकेट पकड़ लो, चिप्स के पैकेट को पलट लेना, पीछे में उस चिप्स के पैकेट का भी कैलोरीफिक वैल्यू लिखा हुआ होता है। सो कोई भी चीज जलने के बाद कितना हीट एनर्जी रिलीज करता है, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होता है बेटा कैलोरीफिक वैल्यू। सो दैट इज वाई आपको मैं बताते चलूं कि कैलोरीफिक वैल्यू को हम हीट वैल्यू भी कहते हैं, बिकॉज यही तो है वो। कोई भी चीज जलने के बाद कितनी हीट एनर्जी निकाल रहा है, वही तो कैलोरीफिक वैल्यू। तो तुम कैलोरीफिक वैल्यू कहो या तुम हीट वैल्यू कहो, बात वही होती है। और कभी कभार ना इस तरह के शॉर्ट फॉर्म्स को भी पेपर में यूज कर दिया जाता है कि कैलोरीफिक वैल्यू को सीवी बोलते हैं, पता चला तुम कुछ और सीवी समझ लो, करिकुलम विटे वगैरह। नहीं, यहां पर कैलोरीफिक वैल्यू को ही सीवी बोल दिया जाता है शॉर्ट में, और हीट वैल्यू को एचवी कह दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा हमेशा एक चीज याद रख लेना कि अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, आप हॉर्टिकल्चर की तैयारी कर रहे हो, तो 1-2 सवाल तो इंस्ट्रूमेंट से पूछे जाना तय है। इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को माप सकते हैं। इनमें से पहला नाम है बेटा कैलोरीमीटर, और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है बॉम्ब कैलोरीमीटर। ना केवल आरएचओ पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर वाला क्वेश्चन जेआरएफ एग्रोनॉमी में भी पूछा गया है। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि कैलोरीफिक वैल्यू केवल ईंधनों के लिए यूज होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आप जो खाते हो वो आपके बॉडी में जाके जलता है, जलने के बाद आपको हीट एनर्जी प्रदान करता है, उसके भी मेजरमेंट के लिए हम कैलोरीफिक वैल्यू को यूज करते हैं। सो ये क्वेश्चन जेआरएफ एग्रोनॉमी में भी आया हुआ क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बेटा। कैलोरीफिक वैल्यू को मापने के लिए हम किस यूनिट को यूज करते हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो ध्यान रखिएगा कि कैलोरीफिक वैल्यू को मापने का यूनिट होता है किलो कैलोरी प्रति केजी, यानी 1 केजी किसी भी ईंधन का आपने जलाया, उसने कितना किलो कैलोरी हीट प्रदान किया, दैट इज नोन एज किलो कैलोरी पर केजी। वैसे भी हीट को मापने का यूनिट आपने क्या क्या पढ़ा है बचपन से? कैलोरी पढ़ा होगा, ज्यादा से ज्यादा जूल पढ़ा होगा। तो यहां पर कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट याद रखोगे। फिलहाल जब मैं ईंधन चैप्टर में हूं, जब मैं इंजन चैप्टर में हूं, तो किलो कैलोरीज पर केजी। आगे चल करके जब आप बायोगैस में जाओगे तो थोड़ा बहुत यूनिट में चेंज आएगा बेटा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। फिलहाल आप यही चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे इसके बाद,
और नेक्स्ट टॉपिक यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। आप बना लेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां लिख लेंगे आप फ्यूल और बगल वाले कॉलम में लिख लेंगे बेटा कैलोरीफिक वैल्यू। यही तो मुद्दा है, इसी चीज को पढ़ना है एक्चुअली आपको। मतलब बोलते बोलते इंजीनियरिंग, बोलते बोलते फाइनली ये हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी जैसा हो जाता है, क्योंकि आरएचयू में पूछे गए सवाल भी कुछ ऐसे ही हैं। कॉन्सेप्ट से ज्यादा याद करने वाले पॉइंट से क्वेश्चंस पूछा गया है। आप पिछले बार के आरयू 2023 का सवाल देखो या आरएचयू 2017 का सवाल देखो या आरयू 2017 के इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको याद रखने वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं रादर देन कॉन्सेप्ट्स। न्यूमेरिकल का तो कोई हिसाब ही नहीं है पेपर में। सो आइए पढ़ लेते हैं बेटा। सबसे पहले लिख लीजिएगा आप एलडीओ। एलडीओ क्या है? तो एलडीओ इज अ टाइप ऑफ डीजल, लाइट डीजल ऑयल जिसे आप कहते हैं, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू आप याद रख लीजिएगा, ये होता है 10,330 किलो कैलोरीज पर केजी। इसके बाद हम आ जाते हैं एचडीओ पर। एचडीओ का मतलब है हाई स्पीड डीजल ऑयल। प्लीज आप फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, हाई स्पीड डीजल ऑयल। और इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है बेटा दैट इज 10,550। इसके अलावा हम तीसरे फ्यूल पर आते हैं जिसको हम कह रहे हैं पावर केरोसिन। पावर केरोसिन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 10,850। और लास्ट में हम आ जाते हैं बेटा पेट्रोल पर। पेट्रोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 11,100। यूनिट सेम रहेगा, किलो कैलोरीज पर केजी। जी हाँ, आपको ये सारी चीजें दिमाग में याद रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज फिर आप पेपर में सवाल नहीं बना पाओगे, ध्यान रखोगे। तो ये था हमारा पहला प्रॉपर्टी विच इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसा कि मैंने कहा कि 12 से 13 प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर आप पूरी प्रॉपर्टीज को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं विच इज एएन एग्री कोचिंग क्लासेस, और ऐप में जाकर के आप जो फ्री डेमो लेक्चर्स हैं उसको चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको पढ़ना है या नहीं। So that was all for today's session. I'll meet you in the next class. Thank you everyone.